एंड ये उल्टा दे रहा है झारखंड में। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पोल ऑफ द एग्जिट पोल्स में। और एग्जिट पोल्स आ गए हैं। हमने कोई एग्जिट पोल नहीं किया, इसलिए हमारे ऊपर नाराज मत होइएगा। तो एग्जिट पोल्स जो आ गए हैं हम उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाऊ तोरसेकर जी हैं, और ओंकार जी हैं, अभिषेक हैं और वरुण हैं। 4 महानुभाव हमारे साथ उपस्थित हैं। और पहले मैं थोड़ा एग्जिट पोल जो आए हैं उनके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। मेरे सामने 4 एग्जिट पोल खुले हुए हैं, और महाराष्ट्र में एक चाणक्य स्ट्रेटजीज है जो बोल रहा है एनडीए 152 टू 160 और एमवीए 130 टू 138। एक लोकशाही मराठी और रुद्र इनका है, वो बोल रहा है 128 टू 142 एनडीए और 125 टू 140 एमवीए, और 18 से 23 18 टू 23 अदर्स। एक मैट्राइज को बोलते हैं, ये 150 टू 170 एनडीए, 110 टू 130 एमवीए। और पी मार्क ये बोल रहा है 137 टू 157 ये एनडीए है, और 126 टू 146 ये आपका एमवीए है। एक पीपल्स पल्स भी है जो 175 टू 195 दे रहा है एनडीए को। तो सबसे पहले भाव से ही पूछ लेते हैं, झारखंड की बात इसके बाद में करेंगे क्या, या झारखंड का भी सुना दें, लोग जानना चाहते हो। नहीं, आप मैं लोग बताएं। मेरा अगर मैंने एग्जिट पोल नहीं किया क्योंकि मैं घर से एग्जिट ही नहीं लेता था, तो मेरा तो एग्जिट पोल होता नहीं, मैं घर में बैठा था। तो मेरा आंकड़ा जो है वो इंडिया अलायंस 100 के आसपास भी नहीं जा रहा। 90 तक पहुंच गए तो भी बहुत हो गया। ये मुझे गुप्त वार्ता विभाग से जो आंकड़े मिले हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है, यानी उद्धव, शरद पवार और नाना पटोले मिलकर 90 के आगे नहीं जाएंगे, 80 से आगे जाएंगे, 90 से आगे नहीं जाएंगे। ये मेरा आंकड़ा है। और अब तो एक्सक्लूडिंग बहुत बड़ा अजीत पवार को अलग रख के देवेंद्र और एकनाथ मिलकर 160 के आगे जा रहे हैं। ये गुप्त वार्ता विभाग से मिले हुए आंकड़े हैं। तो मैंने कुछ पोल नहीं किया है, लेकिन ये आंकड़े मेरे पास जो आए हैं, और वो डिटेल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कल मैं उसका स्टडी करूंगा। अच्छा, डिटेल डिटेल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, तो अब लेकिन ओंकार वो जी से पूछते हैं महाराष्ट्र साहब। है, झारखंड में मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, अब झारखंड की बात करते हैं। पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, फिर झारखंड की बात करते हैं जी। देखिए 58 पॉइंट समथिंग अभी 5 बजे तक का आंकड़ा है, वोट जो कास्ट हुआ है, टर्नआउट जो हुआ है। और मेरा मानना ये है कि पिछली बार जो 61 पॉइंट समथिंग था, ये उसको क्रॉस कर जाएगा अगर 5 बजे तक के आंकड़े 58 समथिंग है। इसका मतलब हम ये भी निकालें कि जो भाव कह रहे हैं उतनी गति से तो हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अगर वोट ऑफ परसेंटेज इतना रहता है। हाँ, ये अगर 65% तक टर्नआउट पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि फिर भाव जो कह रहे हैं वो हो भी सकता है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां संजय जी महाराष्ट्र में बनी लोकसभा चुनाव में, 48 में से 31 सीटें इंडी ब्लॉक को चली गई। एक वो सांगली वाली बसंत दादा पाटिल के पोते वाली जो निर्दलीय लड़े थे और बाद में कांग्रेस के साथ चले गए थे, और केवल 17 सीटें नरेंद्र मोदी को एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जैसे सूबे में, जहां 2014 में भी और 2019 में भी लगभग एक तरफा एनडीए को या नरेंद्र मोदी को समर्थन मिला था, वहां अगर केवल 17 सीटों पर
चीजें अटक करके रह गई थी, तो एक तो ये बड़ा कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र की जनता में एक प्रायश्चित का भाव था, और जिस तरीके से फिर जिन कारणों की वजह से वो 17 सीटों पर अटक करके रह गए थे और ये लोग 31 पर चले गए थे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दो जरूर कह रहे थे कि ये लोग 35 तक भी जीत सकते हैं, पर ज्यादातर तो ऐसा नहीं कह रहे थे। दूसरा, जो नुकसान हुआ था उसके कारणों को जांच करके, परख करके, उनकी मीमांसा करके महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और झारखंड में भी, और इससे पहले हरियाणा में भी जिस तरह का चुनावी अभियान इन लोगों ने डिजाइन किया, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने, मुझे लगता है कि उसका नतीजा हम हरियाणा में भी देख चुके हैं। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने वो एक बौखलाहट इंडी ब्लॉक में महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, जिस तरीके से वो होपलेस हो रहे थे, और कल तो इंतहा हो गई। मतदान से कुछ घंटों पहले जिस तरीके से एक कालिख पोतने की कोशिश की गई, मीडिया में एक माहौल बनाने की चेष्टा की गई, उससे इनका जो डेस्परेट हैं ये वो एक दिखाई दिया जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर एक आरोप चस्पा करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें बता रही थी कि इनसिक्योरिटी का माहौल तो है। तो जिस तरह के अभी आपके एग्जिट पोल का रुख दिखा रहा है, हालांकि मैं यहाँ एक ये जरूर बात कहूँगा कि लोकसभा चुनाव में भी और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से एग्जिट पोल एक तरीके से गलत साबित हुए हैं, तो हमें अब एग्जिट पोल पर भी बहुत सावधानी से प्रतिक्रिया देने की जरूरत है और सतर्कता के साथ इन्हें देखने की जरूरत है, संदेह की दृष्टि से भी देखने की जरूरत है। पर हाँ, एक बात जरूर है, ये इंडिकेशन तो जरूर दे देते हैं। जी, तो अभिषेक जी, आपका क्या है इनके बारे में टिप्पणी, महाराष्ट्र के एग्जिट पोल्स के बारे में? सर अभी तो सारे आंकड़े टेक्निकली आए नहीं है। इन लोगों ने जितने एग्जिट पोल है, ऐसा लग रहा है बहुत डर है लोकसभा और हरियाणा के बाद। अगर आप इनमें से जितने पोल्स ऑफ पोल आपने बताए सर, इनमें से एक को छोड़ दे तो कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं दे रहा, और दोनों ने इतना गैप रखा है कि दोनों में से कोई जीते तो ये कह सकते हैं चलो एग्जिट पोल हमारा ठीक हुआ है। एक ने 146 दिया कम से है, कम एक दो तो इसी तरह के हैं जो आपके ये आपके तो जो एक तो पी पहली मार्क बात वाला तो जो है वो पी मार्क हम्म, वाला भी यही दे रहा है, और आपके लोकशाही मराठी वाला भी ऐसा ही दे रहा है, और अब दैनिक भास्कर का आ गया है जो कि एमवीए को आगे बता रहा है। खैर, दैनिक भास्कर को तो आप जानते हैं, चलिए आजकल वो दैनिक पूरी तरह भास्कर से का तो फर्ज woke हो बनता है। रखा है। हाँ, नहीं दैनिक भास्कर का तो भाई मिट्टी का कर चुकाना है, वो अलग बात है, वो हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। कीमत है, तो वहां मैं जाऊंगा नहीं। देखिए एग्जिट पोल में एक चीज है कि अभी डेटा हरियाणा चुनाव में भी जो फाइनल 5 बजे के बाद का होता है, अगले दिन जो रिवाइज हुआ था तो सर 4% पड़ा था। अब यहां पर यह है कि अगर 64% पोलिंग हो गई है महाराष्ट्र में, तो जो मेरे पास एक मोटा मोटी आइडिया है कि 6% का गैप है। ये कहने को बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है, चुनाव जो है, वो बाइपोलर रहा है। वो यूं कह सकते हैं कि महायुति वर्सेस एमवीए ही रहा है, और हर कास्ट लाइन में इवन मराठा भी उसी पैटर्न पर वोट किए हैं। तो पहली बात तो ये है, अब अगर बाइपोलर में 6% का गैप रहता है तो हम लोग को संभवतः एक एपिसोड और करना पड़ेगा, चाहे वो कल करेंगे या परसों करेंगे, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तब तक आंकड़े आ जाएं। अब अगर 6% का गैप रहता है बाइपोलर कॉन्टेस्ट में, तब तो जो भाऊ सर बोल रहे हैं वही होगा और कुछ नहीं होगा उसके अलावा, क्योंकि 6% का गैप बाइपोलर इलेक्शन में बहुत ज्यादा हो जाता है सर। और 6% का तो गैप जो है वो आपका जो मैट्रिक्स वाला जो पोल है, 6% का गैप बता रहा है। बल्कि मैंने एक्चुअली सर कोई पोल देखा और जो नहीं है। दूसरा है वो आपका पीपल्स पल्स वाला तो 7% का गैप बता रहा है।
एक्चुअली मैं इसी शो की तैयारी कर रहा था, तो मैं कोई एग्जिट पोल प्रॉपर ढंग से देख ही नहीं पाया हूँ। इनफैक्ट अभी मैं कमेंट सेक्शन में किसी एक्सिस माई इंडिया का पढ़ रहा था, और आपसे भी जब बात हो रही थी तो, कि झारखंड को लेकर के ऐसा कोई पोल आया है। तो सर अभी पोल्स पर बोलना टू अर्ली है, हमें भी थोड़ा सा रियलिटी चेक करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों का टाइम बहुत कीमती है और हमें वो बात बतानी चाहिए जो वास्तविकता है। देखिए, 2-3 चीजें हुई हैं महाराष्ट्र के चुनाव में। बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है, संघ ने कोर्स करेक्शन किया है, और सोशल मीडिया के बजाय धरातल पर काम हुआ है। अब धरातल पर काम होगा, और अगर वोटर को ईवीएम तक पहुंचा दिया गया है, और जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर 6% का गैप रहा, तब तो जो भाऊ बोल रहे हैं वही होगा सर, और कोई मुझे नहीं लग रहा है। रही बात झारखंड की, जो मेरे पास कुछ फीडबैक हैं कि शाम 3 बजे के बाद संथाल परगना में मुसलमान बहुत तेजी से वोट करने निकले हैं। सुबह में भी निकले थे लेकिन स्लो डाउन हुए थे, लेकिन शाम में बहुत तेजी से वोट करने निकले हैं। लेकिन संथाल परगना अकेले नहीं जिताएगा हेमंत सोरेन को। दूसरी बात, हेमंत सोरेन काफी अकेले पड़े हैं। तीसरी बात, संथालियों को छोड़ दें, आदिवासियों को छोड़ दें, जिनके भरोसे सारा गेम और मुसलमानों के भरोसे खेला जा रहा है, तो बाकी सभी जातियां बहुत एक रही हैं। वो मुझे झारखंड में जब मैं विजिट में था तो मुझे दिखा था। तो आई बिलीव कि ये आंकड़े जो प्रदीप जी बोल रहे हैं बहुत संदेह के घेरे में है। कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा में के बाद, उसके बाद हरियाणा में जिता के देख लिया कांग्रेस को, फिर उलट गए, अब एक बार फिर से जेएमएम पर दाव लगाया है, लोकल पार्टी पर। मुझे लग रहा है कि ये भी कहीं ऐसा ना हो कि एग्जैक्टली उसका उल्टा निकले। और 50 तो कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। हरियाणा में भी उन्होंने यही किया था। हाँ, उनको 50 लगा कोई कि क्रॉस वो नहीं कर रहा है, लेकिन 40 से 47-48 के बीच, और क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है सर झारखंड। एक तो ठीक है, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है। कोई कंफर्टेबली, अगर कुछ लोग बोल रहे हैं झारखंड भी कि आते हैं, झारखंड भी आते हैं, अभी जी, झारखंड हमने लिया नहीं है तो। हाँ वरुण, आपकी क्या सूचना है, कोई नए फैक्ट्स? सर मैं वही पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वोटिंग पैटर्न जो है महाराष्ट्र में, अगर हम देखें 2014 में जो था वो 64% था। 2019 में वो घट के 2% घट के 61% के आसपास आ गया। 63.4 कुछ था 2014 में, 2019 में वो 2% घट गया। इस बार अगर हम 5 बजे तक के आंकड़े देखें तो वो 58.22% है। और मैंने काफ़ी लोगों को पूछ के देखा जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो काफ़ी जगह जो वोटिंग का समय है वो बढ़ा दिया गया है। तो कई कई जगह पर 7 बजे तक भी वोटिंग हो रही है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 2014 के मार्क के आसपास जाएगा, या उसको उसको भी सुपरसीड कर सकता है। तो ये अगर 64% या 65% के आसपास चला जाता है तो बीजेपी काफ़ी कंफर्टेबली ये जीत सकती है। दूसरी बात जो मैंने ऑब्जर्व की कि अक्टूबर तक बीजेपी की काफ़ी हवा थी। अक्टूबर में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा 50-50 मामला है, पर जैसे ही उलेमा बोर्ड ने या फिर मुस्लिम ने ओपनली डिक्लेयर किया सपोर्ट महाविकास आघाड़ी के लिए, उसके बाद से एक कहीं ना कहीं रिवर्स पोलराइजेशन बहुत जोर से हुआ है महाराष्ट्र में। तो हम गोविंद गिरी महाराज देखे, बाकी सारे कीर्तनकार, प्रवचनकार जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो सब लोग ग्राउंड पे उतर के हर गांव में जाके उन्होंने प्रचार किया है, और इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। मतलब पुणे के और वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफी ऐसे गांव हैं जहाँ पे कीर्तनकारों ने जाके पूरा जो ग्रामीण एरिया है वो कवर करके लोगों को जागृत किया है कि तुम्हें अगर अगला चातुर्मास भी देखना हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर आपके विपक्ष वाली या फिर जो आपके अपोजिशन वाली सरकार वहां पे आ गई। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर हमने वोटिंग पैटर्न भी देखा 1 PM का, 3 PM का, 5 PM का, तो ये 1-2% कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव के आगे है। और इस बार भी मुझे लगता है कि जो फाइनल फिगर्स होंगे वो 63-64% के आसपास आएंगे, और वो काफी फेवरेबल होंगे महायुति के लिए। जी संजय जी। जी, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अब और भी आ गए हैं, इसके ऊपर लगातार अपडेट हो रहे हैं। एक तो टाइम्स नाउ का आ गया है, वो दे रहा है महाराष्ट्र में एनडीए को 150 to 167, और एमवीए को दे रहा है 107 to 125। और चाणक्य स्ट्रेटजीज का आया है जो एनडीए को 152 to 160
और MVA को 130 to 138 दे रहा है। झारखंड का बताएं तो झारखंड में मैंने बताया एक्सिस माई इंडिया NDA 25 और इंडी अलायंस 53। दैनिक भास्कर NDA 37 to 40, इंडी 36 to 39। मैट्रीज जो है 42 to 47 NDA, 25 to 30 ND। P मार्क 31 to 40 NDA, 37 to 47 इंडी। पीपल्स पल्स 44 to 53 NDA, 25 to 37 इंडी। टाइम्स नाउ 40 to 44 NDA, 30 to 40 इंडी। तो इसमें जो है वो काफ़ी नज़दीकी मामला सभी लोग दिखा रहे हैं। कोई भी जो है वो मैक्सिमम यदि कोई दे रहा है 45 to 53 वाला ही सबसे अधिक है। बाकी सब जो नीचे वाला जो है वो 40, 37, कुछ लोग जो है वो आपस में, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ बड़ा नज़दीकी मामला है। एक्सिस माई इंडिया जो है वो बम्पर विक्ट्री दे रहा है इंडी अलायंस को। और तो सर यहाँ पीपल्स पोल का नंबर आपके अभिषेक जी पास का है? ले लेते हैं इसके ऊपर। पीपल्स पोल सज्जन कुमार वाला जो एक है सर्वे एजेंसी, उसका नंबर है क्या आपके पास झारखंड का? 44 to 53। ओके, तो हमारे पास दो नंबर है 53 वाले। एक एक्सिस माई इंडिया जो रिवर्स में दे रहा है महागठबंधन को 53 का नंबर, और एक सज्जन कुमार जी दे रहे हैं जो पीपल्स पोल्स वाले हैं, जो IITian है। मैं बता दूं दर्शकों को, बहुत बढ़िया सर्वे एजेंसी है ये। ज़्यादा अधिक लोग नाम सुने नहीं होंगे पीपल्स पल्स का, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करते हैं सज्जन कुमार आपकी जी। आवाज़ कम हो गया अचानक। मैंने कहा कि सज्जन कुमार जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, IITian हैं, और बहुत लोग नहीं जानते होंगे इनके बारे में, पीपल्स पल्स के बारे में, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा रहा है पूर्व में भी। बड़ा टफ है, लेकिन जो हमारे पास, जो मैंने झारखंड में जाके देखा जब मैं गया था, और उस वक्त देवघर में योगी जी की रैली थी लास्ट दिन, मैंने एक वीडियो में बताया था कि इस बार अगर भाजपा झारखंड नहीं जीतेगी तो फिर कभी नहीं जीतेगी। और ये मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि एक बार और डेटा आ जाए हमारे पास, वोटिंग कितना % हो रहा है। हालांकि ऑलरेडी बम्पर वोटिंग जा रही है, लेकिन फिर भी दूसरे तरफ छोटा नागपुर वगैरह साइड का एक बार आ जाए, संथाल परगना के अलावे भी, तो पता चल जाएगा पूरा अच्छे तरह से क्या है। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि झारखंड चुनाव में बहुत कंफर्टेबली, मतलब 40, 42, 43 जो नंबर रहे, ये नंबर NDA का रहेगा सर, और वो सरकार बनाएगी। रही बात जो क्लोज एक्सिस माई इंडिया या दूसरे पोल्स कह रहे हैं, मैं उसके तर्क पे सिर्फ इसीलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि सिर्फ जिनके भरोसे ये जो सेकेंड फेज की बात दिखा रहे हैं, सेकेंड फेज में कितने सीटों पर उन्होंने विक्ट्री दिखाई है सर, जो वोटिंग हो रही है, तो और पता चलेगा एक्सिस माई इंडिया ने। कोई हमारे पास आंकड़ा है, डेटा है उसको लेकर के? किसका सेकेंड फेज, मतलब जो झारखंड का सेकेंड फेज, जो मतलब आज जहां जहां वोटिंग हुई है उसको लेकर के कोई आंकड़ा दिया है एक्सिस माई इंडिया वालों ने कि कहां कहां कितनी सीटों पे वो जीत रहे हैं? नहीं, अलग अलग कुछ नहीं दिया है वो तो। एक अच्छा, अलग अलग कुछ नहीं दिया। देखिए सर, फर्स्ट फेज के एनालिसिस में NDA बहुत आगे थी, बहुत आगे थी सर, और जो सारे डेटा बता रहे थे उस वक्त तक, तो ऐसा नहीं है कि ये नंबर 25 ये फिर हरियाणा वाली मिस्टेक हो रही है। इन्होंने तो भाई, आप मैं बताऊं, अगर आप इनका देख लो तो बड़ी विचित्र बातें कर रहे हैं ये। इन्होंने कहा है, मैं बता ही देता हूं आपको जी, कि इन्होंने अलग अलग जो इन्होंने क्षेत्र वाइज किया है, उसमें वो क्षेत्र वाइज कह रहे हैं कि साहब पलामू जो क्षेत्र है उसमें इंडी अलायंस 53 से आगे 9 सीट जो है पलामू क्षेत्र की। ठीक। फिर ये कह रहे हैं जो कोल्हण क्षेत्र है उसमें भी इंडी अलायंस 95 से आगे है। आप मुझे छोटा नागपुर बताइए सर। साउथ छोटा नागपुर में इंडी अलायंस 12-3 से आगे है, और नॉर्थ छोटा नागपुर में इंडी अलायंस 12-11 से आगे है, और संथाल परगना में 15-3 से आगे है। आई थिंक हो सकता है सर कि 2 चुनाव का सदमा लगा है उनको। मैं मान नहीं सकता कि छोटा नागपुर में ये जो इतना डाउन नीचे NDA को दिखा रहे हैं ये होने जा रहा है। ठीक है, इतना डाउन नहीं हो सकता सर।
उसके मूल कारण ये है कि वहां का जेएमएम का कोर वोटर वहां पे रहता नहीं है। और अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सारे जो बिहार और इन सब से बाहर के लोग जो वहां पे बसे हुए वो लोग जेएमएम के सपोर्ट में वोट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार फिर से वोटर ने वहां पे कुछ गच्चा दे दिया है सर। वो बोल कुछ और रहा है माइक पर और वोट कुछ और रहा होगा। मैं नहीं मान सकता कि सर इतना बड़ा चेंज और झारखंड सबसे में बड़ी बात यह है कि ये जो महतो वाली जो पार्टी है JLKM, जयराम महतो, हाँ, तो इसको ये 8% वोट दिखा रहे हैं पूरे झारखंड में। देखिए इस पर मैं एग्री करूंगा, 4 से 5 में मुझे कोई डाउट नहीं है, और जयराम महतो की जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। जयराम महतो बहुत तेजी से ऊपर उठा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन जो अगर वो 8% हो रहा है जयराम महतो का फैक्टर, 5% तक हम मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर वो वास्तव में 8% हो रहा है तब तो एनडीए को ठीक ठाक डेंट होगा। इसका मतलब कि आजसू का बिल्कुल फैक्टर नहीं चला और आजसू के वोट वहां शिफ्ट हो गए हैं, तब तो ये वरी कॉज हो सकता है। लेकिन ये लेकिन इनके अलावा और किसी ने ये कैच नहीं किया है। इसीलिए मैंने कहा कि और अब जो है वो तो दिख ही जाएगा अगले 48 घंटे इन्होंने में। ये बताया है कि ये जो महतो है, महतो ने 60% वोट JLKM में दिया है। ये इनका कास्ट वाइज एनालिसिस। ये 60% थोड़ा नंबर ज्यादा है, लेकिन अगर ऐसा है तो सर आजसू पार्टी समाप्त हो जाएगी सर। आजसू पार्टी के लिए संकट का ये हो जाएगा, क्योंकि आजसू पार्टी को ठीक ठाक एनडीए का सपोर्ट मिला है और आजसू पार्टी के हर एक कैंडिडेट पर भाजपा के नेता इंक्लूडिंग योगी जी इन सब ने बहुत मेहनत की है। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि इनको अकेला छोड़ा गया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अगर अच्छा मुझे ये जानना है कि ये जो जमशेदपुर का है उसका क्या रिजल्ट दिया इन्होंने, उन दोनों का भी कुछ दिया है? जमशेदपुर तो साउथ छोटा नागपुर में आ गया ना। हाँ ठीक है, तो उनके कहने का ये मतलब है कि साउथ छोटा नागपुर का जो जमशेदपुर का वो एरिया है जिसमें सरयू राय खड़े हैं, वो लोग भी हार रहे हैं, जीत रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कितना ऑथेंटिक है सर। नहीं, इतना तो साउथ छोटा नागपुर दिया है उन्होंने, इतना डिटेल। देखिए दो बातें, अगर उन्होंने सरयू राय को हराया है तब सर इस पोल में समस्या है, और अगर सरयू राय को वो जीतता हुआ दिखा रहे हैं तब थोड़ा बहुत ये है। मुझे लगता है कि दोनों सीट जमशेदपुर में जो 3 में से है, 2 सीट तो बिल्कुल वो जीतेगी, एक जदयू जीतेगी और एक बीजेपी जीतेगी, एक संभवतः खतरे में हो सकती है। जी जी, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र पे, क्योंकि महाराष्ट्र पे ही ज़्यादा विश्लेषण जो है वो केंद्रित रखना है हमको। और बाबू के पास चलेंगे कि बाबू ये जो परिणाम जो दिख रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि वो 100 क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसमें किस क्षेत्र में ज़्यादा जो है वो पलटी आई है? क्योंकि पिछली बार जो है वो 3 क्षेत्र में तो विधानसभा में, 2 क्षेत्र में तो विधानसभा में काफ़ी पीछे थी, पश्चिम महाराष्ट्र में और विदर्भ में। ये जो आपकी उस समय की जो बीजेपी शिवसेना की जो युति थी वो, तो इस बार जो है वो क्या आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से गेन कहाँ से हो रहा है महायुति का? पहली बार तो मैं आपको याद दिलाऊं, 1 महीने पहले हमने जयपुर में जो सम्मेलन किया था, वहां मैंने एक कहानी बताई थी। एक आदमी के 3 बेटे होते हैं, एक बिल्कुल सत्यवान होता है, सच्ची बात बोलता है, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा झूठा होता है, और बीच वाला जो होता है वो डेंजरस होता है, क्योंकि वो कभी कभी सच बोलता है, कभी कभी झूठ बोलता है। तो जो बाप होता है वो बीच वाले से डरता है। तो मैंने वहां बोल दिया था कि उसका नाम शरद पवार है, ऐसा बोला था। लेकिन आज बोलूं अगर, तो ये सब पोल वाले बीच वाले हो गए। ये बीच वाले हो गए कि वोटर यानी वोटिंग और मतगणना इसके बीच वाले हो गए। तो इसलिए ये कब झूठ बोलते हैं कब सच बोलते हैं हमारे समझ में नहीं आता, ना किसी के समझ में आता है। तो पहली बात है, इस पर इतना जितना अभिषेक सीरियस हो रहा है
तो उतना सीरियस होने की जरूरत नहीं कि यहाँ से नहीं नहीं, मैं झारखंड घूम के आया हूँ सर, और मैंने अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। परसों की बात है, एक मराठी न्यूज चैनल में दोपहर को, रात को सोया नहीं था तो तकलीफ हो रही, तो दोपहर को सोया था, उनका फोन आकर गया, बाद में उल्टा लगा कर देखा तो उनसे बात हो गई आधा घंटा। तो वो जब कीर्तनकार वगैरह बोले तो हैरान हो गई, बोले हमारे स्ट्रिंजर को पता नहीं, आपको कैसे पता चलता है? तो मैंने, आप जैसे संजय राउत के घर में आपका चीफ रिपोर्टर पड़ा रहता है, स्ट्रिंजर गांव के संजय राउत के दरवाजे पर पड़ा रहता है, तो आम आदमी से मिलेगा कब? तो कीर्तनकार से भी मिलना होता है, ये आपके स्ट्रिंजर भूल गए। तो बात कहने का मतलब ये है कि ये जो आंकड़े निकलते हैं, आपको एक बात बता दो कि हरियाणा में फर्क कहां पड़ा। हरियाणा में आप लोकसभा चुनाव देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में 91% वोट बढ़ गए थे। बाकी जो पार्टियां थी उनके लिए सिर्फ 9-9.5% वोट बचे थे। लेकिन विधानसभा का चुनाव आ गया तो कुछ 79% वोट कांग्रेस और बीजेपी में, और 21% वोट छोटी मोटी पार्टियों में गए। तो लोकसभा और विधानसभा का जब हम फर्क देखते हैं तो वो देखना जरूरी होता है, सिर्फ परसेंटेज बढ़ा या कमी ऐसी बात नहीं होती। तो अगर आज देखो कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी है, जिसको उस वक्त संविधान बोलते थे लोग, तो उसकी तरफ लोगों ने अनदेखा किया। राज ठाकरे की पार्टी खुलेआम एनडीए के सपोर्ट में थी। अबू आजमी की पार्टी हो, नवाब मलिक की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी की पार्टी हो, ये सब कहां थे? इंडिया अलायंस के साथ थे। अब जब नोच नोच कर ये निकाल रहे हैं तो पलटा हल्का किसका हो गया समझ लो ना। ये प्रदीप गुप्ता समझे ना समझो, कम से कम आप समझो कि भाई एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, इनको विधानसभा में नोचने वाले किस बाजू में ज्यादा है। यहां तो सिर्फ राज ठाकरे इनके वोट खाएगा। उस तरफ आप देखिए तो ओवैसी खाने वाला है, नवाब मलिक खाने वाला है, फिर वो कौन आपका अबू आजमी खाने वाला है, अखिलेश खाने वाला है, प्रकाश अंबेडकर खाने वाला है, बहुत सारे। तो ये वोट अगर निकल गए, और लोकसभा में एनडीए और इंडिया अलायंस इनमें 0.3% वोट का फर्क था। अगर उसमें से भी नोच नोच कर ये लोग ले जाते हैं तो उनके पास उस वक्त जो 43% वगैरह थे वो 39-38% तक आ जाते। पहली बात। और दूसरी बात, अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, और संघ और बीजेपी ने ये बिल्कुल तरीके से पिछले 3 महीने से काम किया, तो बढ़ा हुआ वोट परसेंट इनके पलड़े में आता है। तो उसका जो फर्क है वो आपको सैंपल में नहीं मिलता। आप क्या करते हो, एक तो बात होती है कि आप जब सैंपल लेते हो और सैंपल का जो निचोड़ निकलता है वो आप पूरे वोटिंग परसेंटेज को लगाते हो। तो लोकसभा के लिए वो परसेंटेज सही हो सकता है जो पोल से आता है, लेकिन 3% बढ़ गया तो उसको आपका ये सैंपल परसेंटेज लागू नहीं होता। तो इसलिए इनके ओपिनियन पोल गलत नहीं होते, उनका टेक्निक गलत नहीं है, लेकिन जिसको लगा रहे, अब कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, बड़ी ईमानदारी से पवित्रता से उसका पालन होना चाहिए, तो ओमकार चौधरी करेंगे। लेकिन क्या शरद पवार उसमें पवित्रता से संविधान का पालन करेंगे? ये सोचो ना, आप किसको अप्लाई कर रहे हो। तो बिल्कुल यही बात है कि आप लोकसभा का जो वोटिंग परसेंटेज है, टोटल वो एग्रीगेट वोट है, उसको आपका ओपिनियन पोल लागू होता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर टोटल एग्रीगेट वोट में बढ़ता है तो उसके आगे वाले वोट है उसको लागू नहीं होता। और यही गड़बड़ होती। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल है, वो फंसते वहां हैं, वहां फंसते। और इसलिए मुझे लगता है कि इतना आसान ना झारखंड का है ना महाराष्ट्र का है, क्योंकि ये लोग नीचे तक जाते भी नहीं। मैं बोलता हूँ कितना भी आप लोग ले लो, मार्केटिंग वाले करते या हमारे कौन है वो माहौल क्या है,
तो आपको हमेशा बीजेपी के खिलाफ माहौल दिखाई देता है, और वोटिंग काउंटिंग होता है तो बीजेपी के साथ माहौल चला जाता है। ये जो माहौल है ये कहां से ढूंढ निकालते पता नहीं। तो होता क्या है कि आप, हाँ, मुझे खिलाफ कहां से, अपने लोग कहाँ हैं, वहां जाके कैमरा लेकर खड़े हो जाओ, माइक लेकर खड़ा हो जाओ, या तो सैंपल लेने के लिए फॉर्म लेके खड़े हो जाओ, तो आपका सैंपल ही गलत निकलता है। और इसलिए इनके आंकड़े अगर फंसते हैं तो वो वहां फंसते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये भी, अभी देखो, अभी वोटिंग, मैं मानता हूं कि शायद अभी भी बहुत सारे मतदान केंद्र पर, बूथ पर वोटिंग जारी होगा। आप कहां से आंकड़े निकाल रहे हो? तो इसलिए इस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, करने में मजा आता है जरा, तो करना भी जरूरी है, कोई बात नहीं, लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलता है। लेकिन जबकि परसों कुछ गड़बड़ हो जाएगी, परसों जो एक्चुअली काउंटिंग होगा, आपने हरियाणा का काउंटिंग देखा कि पहले 1 घंटे तक 72 सीट, राजदीप सरदेसाई तो घोड़े पर बैठकर शादी का दूल्हा बनने से बचा था। 1 घंटे में 8 बजे काउंटिंग शुरू हो गया, और 9 बजे जब एक्चुअल ईवीएम खुला तब तक पोस्टल का काउंट कर रहे थे। और ये पोस्टल पर जो 1-2% भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होता, 1% भी पोस्टल वोट नहीं होता। पोस्टल 0.2 से लेके 0.3%। हाँ, नहीं 1% भी ले लो तो 1% पर 72 सीटें थी। और मुझे याद है, मैं देख रहा था तो मजा ये हो गया कि सब चैनल बोल रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन 10-10:15 बजे के आसपास वो हमारा सुशांत सिन्हा है, 9 बार, अरे देखो आंकड़े बदलने लगे, और बोला हाँ, अब पहला चल रहा था वो पोस्टल वोट पर चल रहा था। हो गया। पोस्टल वोट जो है वो गड़बड़ सरकारी वहाँ कर्मचारी होती देते है। हैं, और सरकारी कर्मचारी तो सरकार के विरुद्ध ही हो जाते हैं अधिकतर। हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो गड़बड़ वहां होती है ना। तो इसलिए ये जो निकालते हैं तो ठीक है, उनको निकालना है, उनका भी धंधा है, उनको धंधा। जैसे मोदी जी बार बार बोलते हैं कि हमको गाली देकर ही धंधा चलता है, चैनल चलता है, तो उनका अपनी उपजीविका का साधन है, तो उनको गाली देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। वो बोलते हैं ना मोदी जी, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ये अंतिम नहीं है, और अगर आप गड़बड़ा रहे हो तो वो देखना पड़ेगा हमको। मेरे पास जो आंकड़े आए हैं वो भी मैं नहीं सच मानता, गुप्त वार्ता वालों से आए, लेकिन ये पूरे के पूरे सच निकलेंगे या नहीं। लेकिन मैं घूम कर आया, तब जब लोगों से मिला हो तो फर्क समझ में आता है। अब आपको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बताता हूं, मैंने अभी उस पर मराठी में वीडियो बनाया, कल सुबह डाल दूंगा। राज ठाकरे का बेटा अमित ठाकरे माहिम दादर से खड़ा है, उस पर बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन गंभीर चर्चा नहीं हुई। अब ये गंभीर का मतलब, गंभीर ये सरनेम है। जो वहां से 4 बार शिवसेना का एमएलए बना, उसका नाम सुरेश गंभीर है। ये सुरेश गंभीर 3 बार पार्षद था, 4 बार एमएलए था, और 2009 में वो पार्लियामेंट के लिए, चुनाव के लिए खड़ा हो गया, उसको शिवसेना ने खड़ा किया, वो हार गया। अब 2014 में उसको खड़ा नहीं किया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब 2017 का कारपोरेशन का चुनाव था, उसकी बेटी को शिवसेना टिकट नहीं दे रही, तो गुस्सा हो गया, वो चला गया बीजेपी में। लेकिन ये इतना बारीकी से काम करने वाला कार्यकर्ता है कि उसके सामने उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी लड़का, कोई महिला, कोई लड़की आकर खड़ी हो जाए तो इमीडिएटली, अरे तू टाइकलवाड़ी थी ना, यानी वो उसको पहचानता था, उसने नाम बताया, उसको मालूम था, उसके ऑफिस में कपबोर्ड में हर बिल्डिंग की, हर बस्ती की फाइल होती थी। ऐसा उम्मीदवार अगर उसको टिकट नहीं दिया, वो बीजेपी में चला गया, उसकी बेटी अब बीजेपी की कारपोरेटर है। जब आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि हमारी भावनाएं अमित ठाकरे के साथ है, तो वो किसके भरोसे बोल रहे हैं? सुरेश गंभीर के भरोसे बोल रहे हैं। क्योंकि सुरेश गंभीर जिसके पीछे खड़ा हो जाएगा
कम से कम उस इलाके में 15 से 20 हजार वोट सुरेश गंभीर के लिए उस नए कैंडिडेट को मिल जाएगी। वो है अमित ठाकरे। अब सुरेश गंभीर का नाम तक कहीं चर्चा में नहीं है। तो अगर इस ढंग से आप ओपिनियन पोल या आकलन करोगे या एनालिसिस करोगे जो करने वाले हैं, तो वो फंसेगी, क्योंकि इनको पिछले 10 साल से पॉलिटिक्स में या चुनावी पॉलिटिक्स में सुरेश गंभीर नहीं है, लेकिन उसका एक प्रभाव है। तो बात साफ है। आप देखो, जो एकनाथ शिंदे का सदा सर्वण करे, उससे बात तक राज ठाकरे नहीं की। इसका मतलब साफ है, उसको सुरेश गंभीर ने एश्योर किया है कि मैं तेरे बेटे के पीछे खड़ा हूं। अगर थोड़ा थोड़ा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन राजदीप सर जैसा ही मछली मार्केट में जाएगा, किसी होटल में जाएगा और प्लेट पर इलेक्शन लेके आएगा और उस पर गोल्डन जर्नलिज्म प्रदीप गुप्ता करेगा, तो उसका तो बिटकॉइन होना ही है ना। तो ये हमें भी समझना चाहिए कि ये जो मार्केट में जो चलन लाते हैं, कॉइन लाते हैं, उसकी असली मार्केट वैल्यू क्या है, वो देखना पड़ता है। और इसलिए मैं इतना गंभीरता से इस एग्जिट पोल को नहीं लेता, ना कि 165 to 195 वाले को भी सीरियस नहीं लेता, या तो प्रदीप गुप्ता जो उल्टा दिखा रहे उनको भी मैं सीरियसली नहीं लेता। हाँ, ये डर के मारे भी बोलते हैं, डर के मारे भी बोलते हैं। अब एक छोटी सी कहानी बोलकर रुकूंगा। हमारे यहाँ मराठी में शंकर खंडू पाटिल नाम के बड़े सरकास्टिक लिखने वाले थे। उनकी एक कहानी थी कि अफजल खान को शिवाजी ने मारा, तो मराठी में उसको उसके आतड़िया वगैरह निकाली तो कोथड़ा काढ़ला। तो एक बार स्कूल का क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन होता है, और इंस्पेक्टर आए हुए एजुकेशन अधिकारी, और एक क्लास में घुस जाते, इतिहास का क्लास चल रहा था, तो एक बच्चे को खड़ा करते, पूछते कि किसने आतड़ियां निकाली थी, तो वो बच्चा डरकर बोलता है मैंने नहीं निकाली थी। अफजल खान की आतड़ियां किसने निकाली थी, वो बच्चा डरकर बोलता है मैंने नहीं निकाली थी। तो क्लास टीचर उसको आंख से धमका रहा है, चुपचाप कबूल कर ले, चुपचाप कबूल कर ले। तो ये मैंने नहीं निकाली, तो इंस्पेक्टर क्लास टीचर को पूछे क्या जवाब दे रहा है, तो क्लास टीचर बोलता है पूरी गांव में इसके जैसा नालायक लड़का नहीं है, इसी ने ही निकाली होगी। तो गुस्से में आकर इंस्पेक्टर हेडमास्टर के पास जाता है और बोलता है ये क्या बोल रहा है। बोलता है डरो मत, वो आतड़िया किसी भी बच्चे के अगर दफ्तर में रखी है तो हमारे ये मास्टर निकाल कर देंगे, आप चिंता मत करो, अफजल खान के आतड़ियां मिल जाएगी। तो ये जो चलता है, तो डर के मारे वो बच्चा इतिहास छोड़कर बोलता है जो कुछ भी होगा मैंने नहीं किया है। तो ये जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, ओपिनियन पोल वाले हैं, या तो डरकर इसको दे देते या उसको दे देते, क्योंकि ये सेफोलॉजिस्ट नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग कंपनियां चलाने वाले। आपको ये बात सही है, ये बात समझ में लेनी चाहिए। तो उस पर ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, हाँ गंभीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। ओंकार जी, महाराष्ट्र और झारखंड की तो बात हो गई, लेकिन एक मिनी जनरल इलेक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहां के क्या समाचार? समाचार जो एग्जिट पोल अलग अलग चैनलों पर आ रहे हैं, समवेत स्वर में सभी का ये मानना है कि 9 में से 6 सीटें तो पक्की हैं भारतीय जनता पार्टी की, कुछ 7 भी दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि करहल के अलावा मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को कोई दूसरी सीट मिल नहीं रही है। कुंदरकी का जो इनका प्रत्याशी है रिजवान, वो जिस तरीके से दोबारा से मतदान की मांग कर रहा है और वह इस चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहा है, इससे साफ है कुंदरकी में उसकी नैया डूब रही है। और सबसे ज्यादा झगड़े भी वहीं हुए हैं। वो बैरिकेड हटाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पुलिस वालों से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है,
ये बौखलाहट तभी प्रत्याशी की सामने आती है जब उसके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। तो कुंदरकी जैसे इलाके में जहां माना जाता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, एक्चुअल में वहां क्या हुआ है कि बीजेपी के कैंडिडेट को छोड़ करके जो 10-11 कैंडिडेट हैं वो सारे मुस्लिम ही हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी जो है वहां घिर गई है बहुत बुरी तरीके से। वो जो वहाँ वहाँ सुना तुर्क वर्सेस पठान हो गया है, इसलिए भी जो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तुर्कों की सीट है और पठान, इसीलिए तो वो गए थे आजम खान से मिलने। आजम खान पठान है, तो वहां आजम पर खान से इनकी भी नहीं, आजम खान के परिवार से। तो 3 सीटों पर ही तो समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, करहल, कुंदरकी और शीशामऊ। और शीशामऊ में भी यही हालत बताई जा रही है। बहुत ही टफ फाइट है, नजदीकी फाइट है और अखिलेश यादव के हाथ पैर फूले हुए हैं। 5 सीटों पर वहां मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं और 5 पर ही बवाल हुआ है। जो बाकी की 4 सीटें हैं उन पे कोई बवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई चुनाव आयोग से गुहार नहीं, किसी भी तरह का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं। तो भैया जहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं वहीं पर ये बवाल और शिकायतें और ये इस तरह की चीजें क्यों हैं? और वहां भी कुंदरकी और शीशामऊ जैसे इलाके में भी अगर आपको पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ की जो मुहिम चली है उत्तर प्रदेश में, और अकेले योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर यह 9 की 9 सीटों की जिम्मेदारी ली है, तो पसीना आया हुआ है अखिलेश यादव को। बाकी तो नतीजा जो होगा वो देखा जाएगा, ओह, हम भी देखेंगे। अखिलेश लेकिन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी आपने आज? हाँ, वो तो पत्रकारों को पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा था। कपड़े उतार कपड़े करके उतारे नंगा जाएंगे। नंगा करके जो है पिटाई होगी और ये होगा और वो हुआ। जालौन की घटना का याद दिला। एक्चुअल में हम तो भुक्तभोगी हैं संजय जी। 90s में जब इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उन दिनों में दैनिक जागरण मेरठ में हुआ करता था और दैनिक जागरण के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोल शुरू किया था। हम मेरठ सर्किट हाउस में एक मीटिंग कर रहे थे पत्रकारों की। मेरठ जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मैं महासचिव हुआ करता था। तो हम लोग वहां मीटिंग कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे। सर्किट हाउस में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने आकर के हम पर अटैक किया था। और यह केवल मेरठ में नहीं हुआ था अटैक, उत्तर प्रदेश के जगह जगह हुआ था। इलाहाबाद में, प्रयागराज में हुआ, लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, अलग अलग जगहों पर। तो इनका तो स्वभाव ही गुंडत्व का है। ये माफियाओं को जो है संरक्षण देते रहे हैं, माफियाओं को टिकट दिलाते रहे हैं। यहां तक के इतना दुस्साहस भी मुलायम सिंह यादव ने किया था कि माफियाओं को मंत्री पद की औत तक दिला दी थी। और वो तो अतीक के कुत्ते तक से हाथ मिलाए आए थे। हाँ बताइए। तो इनका चरित्र यही है। अभी 37 सीटें आ गई हैं तो ये आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं। अभी क्या क्या कांड हो गए जब से 37 सीटें आई हैं। वो मोईद खान वाला हो गया, इसके अलावा उन्नाव में वो कौन यादव था उसका हो गया, गोमती नगर में जो बारिश का पानी भरा हुआ था वहां हमने कांड देखा ही था। और खुद बाकी किसी की हम बात क्या करें, अखिलेश यादव की जबान क्या है। और आप अपनी ये हताशा, अपनी कुंठा, अपनी बौखलाहट मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं भाई। कई बार अफसोस होता है इस चीज का कि आजकल मीडिया जो है वो भी डरपोक हो गया है और वो भी एकजुट नहीं रहा है, या मैं कहूं कि अंतरात्मा नाम की चीज नहीं बची है, स्वाभिमान नहीं बचा है। वरना हमारे टाइम में तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, उस समय तो प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन भी कुछ गुस्ताखी कर देता था, कुछ ऐसी हरकत कर देता था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट हो जाता था। उसके बाद वो मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ता था। आजकल तो हाल बुरा है, मुंह पर गाली दे जाते हैं। राहुल गांधी खड़े होकर के पत्रकारों से पूछ लेते हैं तेरी जाति क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरे मालिक की जाति क्या है। इस तरह की बातें होने लगी हैं। तो इसके लिए बहुत हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है कि अखिलेश यादव इस तरह की बातें कर जाते हैं और चुपचाप निकल भी जाते हैं। ये भी नहीं है कि वहीं उनके मुंह पर 10 बातें उनको सुना दी जाएं, उनका बाइकआउट किया जाए ताकि अकल ठिकाने आए। तो इसके लिए तो कमजोरी मीडिया में भी है संजय जी।
पर मुझे लगता है, आपने उत्तर प्रदेश का पूछा था, उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभिषेक जी, आपका क्या आकलन है उत्तर प्रदेश? सर मैं तो डे 1 से 6 का नंबर दे रहा हूँ, 6 प्लस जो आ जाए, लेकिन 6 का नंबर है वहां पे यूपी में। नहीं तो जो और मैं आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी अखिलेश जी, तो क्या उसको वो एक एग्जिट एग्जिट पोल पोल था, कह सकते हैं? वो एग्जिट पोल था सर। मैंने कमेंट आपका ट्विटर के नीचे लिखा है, ये एग्जिट पोल है। और ये एग्जिट पोल इसलिए है क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है। आप पत्रकार का कपड़ा उतारेंगे, उतार के बताइए अपने पीसी में, हम मान जाएं। आप बहुत बड़े नेता हैं, मैं मान लिया बहुत बड़े नेता है, अपने पीसी में जात तो पूछ लेते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव किसी पत्रकार को, आज तक का पत्रकार हो या जी न्यूज का पत्रकार हो या एबीपी का हो, उसका कपड़ा उतार दे। ऐसा नहीं होता। बोलना और बात, बकैती और बात। हाँ, क्रोध है, और क्रोध क्यों है? देखिए सर, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है? 240 आ जाना बीजेपी का, इसके बाद बीजेपी के भी एटीट्यूड में बदलाव है, और बीजेपी का जो समर्थक वर्ग उसके एटीट्यूड में भी, और वोटर के भी एटीट्यूड में। हमको थोड़ा पॉजिटिव बात करना चाहिए। बहुत निगेटिविटी हो रही है, सभी एग्जिट पोल डरे डरे से हैं। मेरे पास भी एक आंकड़ा अभी आया है झारखंड का, अब बड़े ऑथेंटिक आदमी ने भेजा है, बीजेपी के बढ़िया लीडर है वहां पर, वो इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे। उनका आंकड़ा है बीजेपी 40 से 46 का, यानी 50 कोई नहीं गुजर रहा है, वो भी डरे हुए हैं, जबकि भाजपा के हैं। और अगर ये है तो मैंने उनसे पूछा अभी रिसेंटली कि सर वोट शेयर में कितना गैप है, तो कह रहे 4%। झारखंड जैसे स्टेट में 4% का गैप का मतलब इतना क्लोज नहीं जाएगा। फिर बीजेपी तो बहुत जाएगी। बड़ा गैप है झारखंड में। झारखंड में 4% बहुत बड़ा गैप हो जाएगा सर, अगर 4% का गैप हो गया। एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको जी, एक बहुत बढ़िया कोई नया खिलाड़ी आया है जिसका नाम है पोल डायरी। जी, पोल डायरी। तो पोल डायरी का साहब, आप इतना शानदार उसने रेंज दिया है। महाराष्ट्र में एनडीए 122 to 186। ये क्या सर? एक से फिर एक काम करते हैं, नहीं सर, एक जेडी अरे अभी का भी पूरा पोल सुन लो, पूरा और एमबीए को दिया है 69 to 121। 69 to 121, ये रेंज है क्या? 60 सीट का रेंज होता है क्या? भाई हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम आराम से रेंज दे सकते हैं कि भाई 10 to 270 जो रेंज देना है ऐसी। देखिए ये तो पक्का। देखिए, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है अभिषेक, ये तो बिल्कुल सही साबित होने वाला है। सर मैं जहां पे बैठा हूं, यहां से 10 कदम पे आगे बहुत बढ़िया असम का क्वालिटी वाला गांजा मिलता है सर, कसम से बता रहे हैं। सारे लड़के बैठ के चिलम फूकते हैं, उनसे पूछ लीजिए 4 चिलम के बाद वो इससे बढ़िया एग्जिट पोल देंगे सर, मजाक नहीं कर। अरे आप रेंज की बात कर रहे हो, आप रेंज की बात कर रहे हो, ये मामला अरेंज का है, ये समझ लो। ये रेंज नहीं हो, बाद में बोलेंगे हमने अरेंज किए थे आंकड़े, यहां से वहां तक 10 भी हो सकते, 90 भी हो सकते, दोनों मिलाकर 100 तो होने ही है। फिर बाद में 20 और 80 कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। अभी तक तो हमने सी वोटर को देखा था ये सब करते हुए। 40 की रेंज तो सी आंख वोटर से दे आंसू दिया आ गए करता सर, था। ये पोल देख के मेरे आंख से आंसू आ गए। देखिए इतना डरने की जरूरत नहीं आपके है। आंख से आंसू इसलिए आए हैं कि आपको पश्चाताप हो रहा है कि आपने इस बार एग्जिट पोल क्यों नहीं किया। ये रेंज, अगर ये रेंज देने की छूट मिले तो फिर एक से बीजेपी का रेंज जो है 285, और एक से लेकर के महाविकास आघाड़ी का भी 285, जिसमें से किसी का कोई ना कोई तो होगा ही। रेंज की अगर ऐसी छूट मिल जाए। नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स में एक थियरी होती है ना कि मैं भी बोल सकता हूँ ना, 88 से 288, 88 वो 88 तो आने पक्के है, उसके आगे जितने भी है तो मैंने तो रेंज दी थी। हाँ वरुण, आप कुछ कह रहे हैं। मजाक बना रखा है यार ये लोग। सर वो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है ना कि यानी कि आप ऐसे पोल वाले है ना, उनको एक ये सब संजय राउत के पिल्ले है, कुछ भी बोलो चल जाता है,
चैनल तो दिखाने वाले हैं ना यार। भाई साहब बहुत तो करारा संजय राउत एग्जिट फिर पोल भी दिया। बोलते हैं दिखाते, तो पोल वालों का क्यों नहीं दिखाएंगे? हाँ, नहीं तो सर, वो तो गजब, ये इन्होंने गजब का एग्जिट सेफोलॉजी पोल का दिया। मजाक बनाया, ये एग्जिट मजाक पोल बनाया। गजब है। वो हाइजेनबर्ग का है ना, द कैट इज साइमल्टेनियसली डेड एंड अलाइव। हाँ, हाँ, सुपर पोजिशन में वो सारे एग्जिट सुपर पोल पोज सुपर पोजिशन में है। नहीं, सत्ता बन हमारे भी रही है मराठी और में एक ना भी बन कहावत रही है, है। हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, क्या बोल रहे हो, उड़ गया? हाँ तो पंछी होगा। नहीं, डूब गया? हाँ तो मेंढक होगा। उड़ाला तो पक्षी, उड़ाला तो बेड़ू। ये सब पोल जो आप बोल रहे हो वो उस तरीके के है। अगर उड़ेगा तो जरूर पक्षी होगा, डूबेगा तो मेंढक होगा। अरे यार, एक तो बात बोल ले, रेंज की ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन थोड़ा इधर पर नहीं, शायद अमेरिकन होगा, नहीं है फिर तो अफ्रीकन होगा। रेंज देखो। हाँ कोई तो होगा, कोई तो होगा। कोई तो होगा। नहीं, ठीक है, दिल बहलाने के देखिए अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, दर्शकों का भी एंटरटेनमेंट हो रहा है, लोगों का भी। आप सोचिए कि लोकसभा और झारखंड के सॉरी हरियाणा के चुनाव के बाद बहुत सारे लोगों ने जिनके अंदर आत्मसम्मान बचा था बोला कोई बात नहीं, पैटर्न बदल रहा है वोटिंग का, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहाँ कैसे जा रहे हैं, नहीं करेंगे एग्जिट पोल। क्या हुआ, 2 इलेक्शन नहीं करेंगे एग्जिट पोल, 3 इलेक्शन नहीं करेंगे, थोड़ा समझेंगे। मैं तो डायरेक्ट बिहार में जाऊंगा क्योंकि बिहार में मैं ठीक ठाक समझ में आता है, बिहार का हूँ, कैसे वोटिंग होता है, क्या ट्रेंड है, क्या लोगों का माइंडसेट है, तो बिहार में जाएंगे। इस बार तीसरा प्लेयर भी मजा आएगा, थोड़ा सीख लेते हैं, सीखने में कोई हर्ज तो है नहीं, पूरी उम्र पड़ी है। लेकिन अब ऐसा रेंज थोड़ा सा, मैं झारखंड को लेकर के भी मैं देख रहा हूं लोग बहुत डरे हुए हैं। मैं वहां पे झारखंड में गया हूं सर, मोमेंटम इज जो है वो बिल्कुल एनडीए के साथ था वो मोमेंटम। और उस मोमेंटम में ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि हार रही है एनडीए, मैं नहीं मानता कि अगर वो मोमेंटम है, जो मोमेंटम आपको हरियाणा में दिखा, महाराष्ट्र में दिख रहा है, वही मोमेंटम झारखंड में दिख रहा है, तो ये सब आने का नहीं है, वहां भी कंफर्टेबल सरकार ही बनेगी। और इस बार देखिएगा, जिसने एनडीए के फेवर में गेम खेला है वो एग्जिट पोल वाला चौड़े होके घूमेगा कि हमारा सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। देखिए साहब, अब सी वोटर वाले भी आ गए, अच्छा आ गया, आ क्या गए बोल मार्केट में। क्या बोल रहे सी झारखंड का वोटर? बोला है उन्होंने, बीजेपी +34, ओके जेएमएम 26, ओके, क्लोज 20। रेंज दिया होगा ना उसने भी। तो क्लोज बोल दिया तो 34, 54, 26, 46 हो गया। अच्छा, फिर ये क्या मतलब हुआ सर? अरे सर सीटें कितनी है आपने ये कर, इस सर मैं नहीं खेल रहा सर, ये गेम में चीटिंग हो रहा है सर, ये बेईमानी हो रही है, हम खेल ही नहीं रहे, ये क्या मतलब हुआ सर? क्लोज 20 दे रहे हैं, उसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा। अरे एग्जिट पोल दे रहे हैं, ओपिनियन पोल थोड़ी ना दे रहे हैं, ये तो ओपिनियन पोल के तर्ज पे आप बता रहे हैं। देखिए झारखंड में मोमेंटम बीजेपी के साथ है, ये बात मैं कह रहा हूं। सीटें नहीं दे रहा क्योंकि मैंने कोई एग्जिट पोल नहीं किया, ओपिनियन पोल नहीं किया, तो मैं सीट कैसे दूं? लेकिन मोमेंटम एनडीए के साथ है, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं झारखंड में 5 दिन जो घूमा हूं उस आधार पर बोल रहा हूं। कितनी आएगी मुझे किसी अभिषेक, एक बात सुन लो, जी तुम जिसको अंग्रेजी में मोमेंटम बोलते हो ना, जी उसको हिंदी मराठी में अशोक वानखेड़े बोलते, तुम उससे मिले नहीं। तो आपको पता चलता है कि हिंदी का मोमेंटम और मराठी का मोमेंटम किसके साथ है। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये बात सही बोल रहे हैं, अशोक वानखेड़े का पोल चेक किया जाए, अगर उस आदमी ने दोनों जगहों पे महाविकास आघाड़ी सॉरी मुस्लिम विकास आघाड़ी और एक जगह पे महागठबंधन को जिताया है, तो वहां बीजेपी जीत रही है, एक बार चेक किया जाए सर। वही तो बड़ा क्या वो बोलते हैं उसको, आधार होता है, वही तो हरियाणा बड़ा के आधार होता है। हरियाणा के चेक बाद करो तो वो आप। जैसे हरियाणा के शरद बाद तो पवार वो बोले, दिखाई नहीं दिया अभी भाई। देखो हवा का रुख देखिए, आप हवा का रुख देखिए। कल, शायद कल या परसों, शेखर गुप्ता को शरद पवार ने इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में धारावी प्रोजेक्ट में अदानी के खिलाफ जो उद्धव और राहुल बोल रहे हैं, वो जनता को मिस गाइड कर रहे हैं, या आरोप किया है। तो अब इस समय पर वोटिंग के एक दिन पहले अगर शरद पवार इस ढंग से बोल रहे हैं, तो हवा का रुख क्या है वो आपको पता चलता है कि ये भी क्यों ठीक है। अचानक अदानी
और अदानी की आड़ से मोदी के साथ पवार सॉफ्ट होना चाहते, ये सोचो। अब ये तो देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, कान में रुई डालकर ये सिर्फ वानखेड़े। दो लोगों के सर पोल बहुत जरूरी है। ये सब प्रदीप भंडारी, प्रदीप गुप्ता, ये लोग इनकी बात छोड़िए। एक पोल अरविंद केजरीवाल का देखना है सर। वहां पे आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है महाराष्ट्र में और झारखंड में। अगर वहां सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, मतलब भाजपा वहां पे जीतेगी। और अगर जो है इनके फेवरेट अशोक वानखेड़े सर, भाऊ के फेवरेट, अगर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम विकास आघाड़ी की सरकार वहां पे बन रही है, तब फिर मुझे कुछ नहीं कहना, तब टेंशन फ्री रही है। 2 दिन के लिए क्या दिक्कत है, एंजॉय करते एक हैं। बस रह गया कि बस योगेंद्र यादव ने इस बार महाराष्ट्र पे कुछ कमेंट नहीं किया कि यहाँ पे किसकी नहीं, आंधी है, उसका किसका कारण तूफान है वरुण भाई, उसका कारण है जिस ढंग से सांस्कृतिक व्यवहार उसके साथ अंबेडकर की पार्टी के लोगों ने किया, उसके बाद उसको महाराष्ट्र की पावर समझ में आई है। ठीक है, तो बोला छोड़ो यार, इनके झमेले में पड़ना नहीं, मुझे आंदोलन ही करना है, तो मैं किसान आंदोलनकारी बना रहूंगा, गाय के लिए पढ़ना है। ये वहां आकर, महाराष्ट्र में आकर संविधान बोल रहा था योगेंद्र यादव, उसको प्रकाश आंबेडकर के लोगों ने प्रावधान क्या है वो दिखा दिया, तो रोते रोते भाग निकला है। अरे ये आकर कहीं भी क्या भी कोई इनके बारे में क्या बोलना है, यही मेरी समझ में नहीं आता। और इन लोगों ने सेफोलॉजी को मजाक बना रखा है। सेफोलॉजी मजाक नहीं है, सीरियस मैटर है। लेकिन तो जिस ढंग से इन्होंने ये किया, एक मिनट, मेरा थोड़ा जो है ना ये पावर चला गया है, तो मैं 2 मिनट ऑफ होऊंगा। तो ये कहूंगा, आप क्या बोलते हैं, वरुण जरा आप कंटिन्यू रखना जी। मैं 2 मिनट के लिए ऑफ हो रहा हूँ। ये पावर का सिस्टम गड़बड़ हो गया। जी भाऊ, आप कह रहे थे सेफोलॉजी के बारे में। जिस ढंग से इन लोगों ने ओपिनियन पोल वगैरह मजाक बना रखा है, इसीलिए शायद होगा कि प्रणय रॉय इससे बाहर निकल गया, कि उसको भी शर्म आने लगी कि उसकी गणना भी सेफोलॉजिस्ट करते तो इनके जैसी उसकी इज्जत चली जाएगी। इससे अच्छा है कि भाई सेफोलॉजी बंद करो। प्रणय रॉय जिसने शुरुआत की हमारे देश में, वो इस धंधे से ही निकल गया कि भाई ना करेंगे, क्योंकि अरे आप जाते हो एक आंकड़े, शर्म नहीं आती आपको? लगातार आप झूठ साबित होते हो लगातार। अभी और किसी मैंने देखा कि पिछले कौन है ये, कोई एक अभी उस एजेंसी का नाम मैं भूल गया, कि उनका मध्य प्रदेश गलत था, छत्तीसगढ़ गलत था, राजस्थान गलत था, तुम्हारा हरियाणा गलत था, पार्लियामेंट गलत था, और फिर भी अभी उसका कुछ आया है कि उसको कुछ 145 to 165 MVA को। भास्कर वालों का है क्या? शर्म क्यों नहीं आती? किस हमारे यहाँ अर्थात शर्म आने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़े नेता अगर शर्म की बात दूर करके बात जीते हैं, तो ऐसी बातें करना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि आपको एक बात होती है, देखो राजनीति में और धंधे में शर्म नाम की चीज अलग रखनी पड़ती है। शर्म के साथ आप जी नहीं सकते, तो ये बात है। लेकिन आप तो ये जो ओपिनियन पोल वगैरह करते हो, तो मीडिया का मामला होता है, मीडिया की भी इज्जत होती है। कम से कम मीडिया ने इनको दिखाना नहीं चाहिए। 2 बार अगर आप गलत हो गए, बिल्कुल, तो उनको सामने रखे क्यों गलत हो गए भैया, वो एक्सप्लेनेशन तो दे दो। लेकिन आज अभी मैं आपके साथ बैठा हूं, वरना हर चैनल पर बैठने वाले, हाँ अब 10 सीटें वहां क्यों हार रहे हो, प्रवक्ता को पूछेंगे कि झारखंड के छोटा नागपुर, अरे सर रिजल्ट आने के बाद पूछ लेते 10 सीट क्यों हार रहे हो। अरे कहाँ कम हुई? अभी काउंटिंग भी, वोटिंग पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले ये बोलेंगे आपने हारी है। देखिए समझ में नहीं आता कि ये ओवर कॉन्फिडेंस इनके पास आता कहां से। मैं भाऊ बहुत आदर के साथ एक बोल रहा हूं कि मुझे दूसरों के एग्जिट पोल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने तो किया भी नहीं है।
लेकिन इस पूरे एग्जिट पोल में सभी बड़े प्लेयरों की बात हो रही है, लेकिन मैं सज्जन कुमार जी को तकरीबन 5 साल से फॉलो कर रहा हूं। ये आईआईटीएन है आदमी और पीपल्स पल्स लेकर के चलाते हैं। आदमी सही गलत हो सकता है आंकड़ों में कभी कभार, ये ठीक है, हाँ वो तो हो लेकिन सकता है, कोई बात हाँ वो मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन ये बड़ा प्रिसाइज पोल करते हैं। इनका आंकड़ा, इनका कैलकुलेशन, ये सही मायनों में ये आदमी सेफोलॉजिस्ट है। सही गलत अलग बात है। मुझे पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि पीपल्स पोल एक अलग जगह पर जाके सेटल डाउन होगा, क्योंकि यही है जो भय मुक्त पोल करता हुआ दिख रहा है मुझे। डर पहले मारता है, आदमी बाद में मरता है। ये पूरे सबके, अब आप सोचिए ना सर, 60 का मार्जिन दिया है किसी ने, जिसके बारे में बता रहे थे, उनका नाम भूल गया, जो संजय सर बता रहे थे कि किसी ने 60 का 126 से, हाँ पोल डायरी 126 से 186 का कोई मार्जिन होता है। तो ठीक है, ठीक है, एग्जिट पोल में हम भी एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं, दर्शकों का भी मनोरंजन हो रहा है, 2 दिन के लिए मनोरंजन कर लेते हैं, भाऊ के अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं, मुझ जैसे युवा आदमी को लगातार सीखने का टाइम मिल रहा है, ओमकार सर से सीखने को मिलता है। और मैं मानता हूं वरुण भाई कि मेरी आयु में बहुत लंबी है, ठीक ठाक है, मैं ज्योतिष विज्ञान में मानता हूं ना, तो अभी भाऊ से और ओमकार सर से 10 साल सीख लेंगे, क्या दिक्कत है? सीखना क्राइम थोड़ी ना है। देखिए, फेल होना क्राइम नहीं है, लेकिन एक ही स्टेट में बार बार फेल हो जाना वो क्राइम है, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लोकसभा के बाद हरियाणा में क्यों नहीं किया, या संजय सर नहीं, इवन आप देखिए हम लोगों ने करना बंद किया, क्यों? क्योंकि वोटर का मिजाज बदल रहा है। अब ट्रायंगुलर 4 कॉर्नर फाइट नहीं हो रहा है। चौटाला की दोनों परिवार की पार्टियां हरियाणा चुनाव हार गई बुरी तरह से, यानी अब बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा है। बीजेपी के या तो समर्थन में है या विरोध में है। तो हमें यह देखना होगा कि इन सर्वेज के बीच में जो हम मान के चल रहे हैं कि इतना वोट बट जाएगा, वो बट भी रहा है या एकदम दोनों साइड से क्विक पोलराइजेशन हो रहा है। और प्रकृति का नियम है, मुसलमान अगर चिट्ठी निकाल के पोलराइज होगा भाई साहब, तो हिंदू भी होगा। गलत बोल रहा हूं क्या भाव सर? नहीं नहीं, बिल्कुल। एक बात समझ लो आप कि क्या होता है कि हर बार नहीं, लेकिन 10 साल 15 साल बाद इलेक्शन हो, पॉलिटिक्स हो, उसको फॉर्मेट बदल जाता है। फॉर्मेट बदल जाता है ना। जैसे गावस्कर था, टेस्ट वाला था, सचिन तेंदुलकर आ गया तो टेस्ट पीछे होकर वनडे आ गया था, और धोनी आते आते 2020 शुरू हो गया। तो क्रिकेट का फॉर्मेट बदलता गया, और उस तरीके से खेल भी बदलेगा, उसके रूल्स बदलेंगे, उसकी काउंटिंग बदलेगी, बिल्कुल, और उसके अंदाज भी बदलेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हमने कभी, हमारा एक दोस्त था कमलाकर सूबेदार, वो यानी मैं 50-60 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, तो कॉलेज में हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया था और बैठता नहीं था। तो उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने उसको एकदम बहुत डांटा था, और उनको प्रिंसिपल के पास लेके गए। तो ये तो चंट था, वो प्रिंसिपल को बोला बैठने का क्या फायदा है, उनके पास एक कॉपी है, डायरी है, वो देने को बोलो, मैं जेरॉक्स मार के लाऊंगा ना। वो लाके रूम कॉलेज में आते क्लास में और पढ़कर बताते, तो मैं जेरॉक्स मार के ले लूंगा, क्यों क्लास में बैठूं। तो इसी ढंग से अगर हम राजनीति का आकलन 30, 40, 50 साल के बाद उसी ढंग से करते रहेंगे, तो हमारा आकलन गलत हो जाएगा ना, आकलन गलत हो जाएगा। अभी देखो, 50 साल पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे कुछ भी बीमारी हो, तो उस वक्त हमारे आचार्य अत्रि जो हमारे पहले संपादक थे, जी सर, उन्होंने लिखा था, अरे इतना आगे चलकर यहाँ का नाक और वहां का नाक, उसका भी अलग डॉक्टर होगा। बाएं नाक का डॉक्टर अलग, दाएं नाक का डॉक्टर अलग, दाएं कान का अलग, बाएं कान का अलग। और ये आज हो चुका है। आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कितने तरीके के डॉक्टर बन गए। तो जमाना बदलता है, उस ढंग से आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इनकी मेंटालिटी क्लेरिकल है कि भैया 20-22 साल की उम्र में सरकारी कचहरी में बाबू बन गए और 60 उम्र में निकल गए। उस वक्त पिछला फॉर्म देखकर अगला फॉर्म भरो, यही इनकी ज्ञान की मर्यादा है।
तो इसी ढंग से अगर आप बुद्धिजीवी बनोगे, पत्रकारिता करोगे, सेफोलॉजी करोगे, तो गलत साबित हो गई, क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए बदलना जरूरी होगा आपको कि भाई क्या गलती हो, पिछली बार क्या गलतियां हुई, ये तो कम से कम देख लो। वो देखना नहीं चाहते, पिछली बार गलती की थी वो सही कैसी थी, ये बोलते बोलते 1 साल निकल जाता है और फिर परीक्षा में बैठ जाते हैं और फिर वही गलती लिख कर आते, फिर फेल हो जाते। 91 से लेकर 2004 आ गया, शरद पवार आज भी प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, देखो ना। तो क्यों गलती हो गई, क्यों हम एक 4-6 एमएलए एमपी या 50-55 एमएलए के, अभी उनकी शरद पवार का इंटरव्यू मैंने देखा है, तो बोले हम तो कम से कम हमारी पार्टी के 55 आ जाएंगे। अरे 80 में पहली बार चुनाव लड़ा अलग पार्टी बनाकर, तो इनके 54 आए थे और 44 साल बाद बोल रहे हाँ हमने पूरी ताकत लगाई है 54 आ जाएंगे, अजीब बात है। 90 सीट की तो तो टोटल इसी इनकी ढंग रीच से है। राजनीति चल रही है, इसी ढंग से सेफोलॉजी चल रही है, और वो प्रॉब्लम है। भाऊ ये एग्जिट पोल के चक्कर में भाऊ और ओमकार जी से भी पूछना चाहूंगा मैं कि ओमकार जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक बात छेड़ी थी बिटकॉइन के बारे में। तो कल ये कुछ ऑडियो क्लिप्स आई सुप्रिया सुळे की हो या नाना पटोले की हो कि बिटकॉइन से बिटकॉइन बेच के, क्योंकि प्राइस अच्छा है तो उसका पैसा इलेक्शन में लगाया जाए। और इस जो खबर थी ये, उसको आज अजीत पवार ने कंफर्म किया है कि ये आवाज सुप्रिया सुळे की है और वो जिसके बारे में बात हो रही है उसके साथ मैंने काम किया है। तो ये न्यूज तो कंफर्म है। तो ओमकार जी आपको क्या लगता है इसके बारे में कि क्या यहाँ पे कुछ टेबल टर्न होने जा रहा है, क्योंकि आज ही बिटकॉइन के संदर्भ में एक रेड भी हुआ है। जी ओमकार जी। जी, मैं बस संक्षेप में अपनी टिप्पणी करके निकलूंगा क्योंकि मुझे अपना प्रोग्राम करना है। भाऊ और अभिषेक जी भी आएंगे उधर। तो मैं बस इतनी बात कहूंगा कि उन्होंने अजीत पवार ने केवल इसकी पुष्टि नहीं की है कि उनकी बहन की आवाज है। आज अजीत दादा पवार ने ये पुष्टि भी कर दी है कि जो भी नतीजा आएगा वो अब इस कैंप को छोड़ करके उधर जाने की हालत में नहीं बचे हैं। अगर उन्होंने सुप्रिया सुळे का नाम ले दिया है तो अब शरद पवार कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुप्रिया सुळे भी कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत ये जरा ही थोड़ा फटाफट जो है हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद आपको निकलना है। जी तो क्वेश्चंस जो है वो आए हैं, उनको फटाफट ले लेते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ही लेंगे। तो जरा क्वेश्चंस लाएं जरा सामने। पहला है कि प्रदीप गुप्ता जी के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। दूसरा है उत्कर्ष मिश्रा जी भी प्रदीप गुप्ता जी के बारे में ही कह रहे हैं। फिर ये तीसरा आया है विघ्नेश प्रभु जी, प्रदीप गुप्ता जी सड़क गए क्या बाद में पता चलेगा। विघ्नेश प्रभु जी कह रहे हैं फाइनल टर्नआउट इज 65% प्लस बीजेपी अलोन 108 प्लस, वर्स्ट नॉट बिलो 90, यूपी इज ऑलवेज बिलो 60%, गाजियाबाद इज सो वर्स्ट बिलो, बिग kudos टू हरिकथा कीर्तनकार हु पुल्ड द। तो ये कीर्तनकारों की और हरिकथा वालों जय की जयकार हो रही है कीर्तनकारों की हर जय जगह। जयकार होती है। जी हाँ। सचिन देवकर जी कह रहे हैं सच कहूँ जो भाऊ कह रहे हैं अगर वो नहीं हुआ तो क्या ही कहूँ, लोगों के धर्म के ऊपर मतदान को गए थे, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही होगा सचिन जी। अच्छा महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है, वो जो वाइब्रेशन है बड़ा पॉजिटिव आ रहा है। होई ही सोई जो राम रचि राखा। हाँ भाई, वो तो है ही। गोडसे जी कह रहे हैं भाऊ आणि वरुण दादा 23ला राऊत महाराष्ट्राचे नवीन प्रधानमंत्री होतील का? MNS आणि अजित दादाच्या भविष्य के UBTचे भविष्य के? नहीं, संजय राउत राउत तो पहले से ही प्रधानमंत्री है इंडिया अलायंस के महाराष्ट्र अध्यक्ष हो जाएंगे। हैं? इंडिया अलायंस या यूपीए के अध्यक्ष बनाए जाएंगे संजय राउत। अगला डॉक्टर चेतन कह रहे हैं कि दी SSUT UBT कैंडिडेट फ्रॉम सोलापुर was on camera spewing venom accusing Praniti Shinde
of helping the BJP candidate by supporting independent. अरे ये तो राहुल गांधी की वुड बी थी, ये भी बता देंगे। हाँ, हाँ। नहीं, आजकल कलयुग है सर, चरित्र ऐसा किया है, क्या कीजिएगा महाराज, चरित्र एकदम आनंद सिंह के भाषा में बोले, आजकल राजनीति में कोई व्यवहार नहीं रह गया है। तो आइए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। आप सभी लोगों को भी जाना है, तो सभी को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को, भाऊ को, ओंकार जी को, वरुण को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।